प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी कर रहे थे, काफ़ी कुछ उसमें हो गया है। LCR सीरीज सर्किट, रेजोनेंस सर्किट भी हो गया है। एक और सर्किट होता है जो बहुत ही पॉपुलर है और इसका ऑसिलेटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आप अभी तक आपने देखा LCR में LCR सर्किट देखा, LR देखा, CR देखा। अब हमको देखना है LC ऑसिलेशंस के बारे में। LC सर्किट जो होता है, LC सर्किट क्या होता है, थोड़ा इसका जो फिनोमेना है LC ऑसिलेशन का थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। तो इस पर आइए हम लोग देखते हैं क्या इसमें होता है। तो हेडिंग में डालता हूँ LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन। L मीन्स इंडक्टेंस, C मीन्स कैपेसिटेंस। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप लोग कि L और C, L एंड C यानी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर प्योर है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम बगैर इंडक्टेंस बगैर रेजिस्टेंस से कोई इंडक्टर बना ले। इसी तरह से जो कैपेसिटर जब बनाते हैं उस पर भी कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। तो प्योर L और C को मिलना जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल, एक तरह से डिफ़िकल्ट क्या, इट्स वेरी इम्पॉसिबल है L एंड C को मिलना। तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं LC। लेकिन ये जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। तो जाइए देखते हैं कि L और C क्या होता है। देखिए, पहले एक कैपेसिटर को देखिए। जब कैपेसिटर को किसी बैटरी से हम लगाते हैं, किसी सोर्स देते हैं, तो क्या होता है, हमारा कैपेसिटर क्या होता है, पूरा चार्ज हो जाता है। उसके बाद इसको डिस्चार्ज, बहुत से बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने क्या हुआ, कैपेसिटर लिया होगा, दोनों तारों को जब चार्ज रहा होगा दोनों तारों को मिला करके कहीं प्लग में लगा दिया होगा, चार्ज हो गया होगा। जब दोनों तारों को आपस लगाते हैं, सटाते हैं आपस में, शॉर्ट करते, बहुत तेज़ स्पार्किंग होती है। इस समझो कि क्या एक तरह से शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना, शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो उस तरह का नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपेसिटेंस था, जो दो तारों को आपस हमने शॉर्ट कर दिया था। अब हमको देखना है L और C, यानी C के साथ अगर हम L भी लगा दें तो ये इसका चार्जिंग कैसे होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी कैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है। यानी एक तरह से एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में बीच में ऑसिलेट करती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं R, L एंड C। R का काम होता है एनर्जी को डिसिपेट करना, यानी हीट एनर्जी को जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है और डिसिपेट होती है। L और C जो होते हैं, L जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। और इस तरह से कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी को जो है स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और इंडक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। तो जब दोनों सर्किट्स आपस में लगे हुए होते हैं, सपोज करिए पहले एक मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर, इसको आपने बैटरी से चार्ज कर दिया, बैटरी से एक हाई टेंशन बैटरी लिया, इसको चार्ज कर दिया है। और इसके बाद जो है, ये सिर्फ हमारी सर्किट को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये हमारा कैपेसिटर C है और ये हमारी क्या है, ये EMF है बैटरी का, जो है DC सोर्स है। यहाँ पर AC सोर्स नहीं है। तो इसमें करंट जब फ्लो हुई तो ये क्या हुआ, कैपेसिटर एक तरह से पूरी तरह से चार्ज हो गया। मान लीजिए कि कैपेसिटर जब चार्ज हो गया था, उसमें जो चार्ज था Q0 था, जो कि मैक्सिमम चार्ज था। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ इक्वल चार्ज, दोनों प्लेट पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, दोनों प्लेट पे चार्ज इक्वल और अपोजिट नेचर का होगा। यानी इधर प्लस Q है तो इधर हो जाएगा माइनस Q0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया है, कैपेसिटर हमारा चार्ज है। इसके बाद हमने क्या किया, बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया है। अब इसके साथ एक हमने क्या लगा दिया है, L लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया है। तो अब देखिए, आके देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये बहुत ही फेमस फिनोमेना है। जब भी इस तरह से L और C जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड तो ये इंडक्टर, जिसमें पहले से कोई इनिशियल कंडीशन नहीं थी, तो क्या होता है, उसमें एनर्जी जो है ऑसिलेट्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है।
ठीक है, हमने देखिए पहले इसको बैटरी को हम बैटरी से हमने चार्ज बचा, बैटरी का काम हमारा ख़त्म हो गया, बैटरी से हमारा कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया है, फुल्ली चार्ज है, यानी सी इज फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज है, यानी इस पर हमारा चार्ज कितना आ गया है, Q नॉट का चार्ज आ गया है, Q नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर की कैपेसिटी थी चार्ज स्टोर करने की, Q नॉट उसने स्टोर कर लिया है। अब बैटरी को हम हटा दे रहे हैं, बैटरी को क्या कर रहे हैं, हम ये हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, बैटरी को हम रिमूव कर, यानी एक तरह स्विच लगा करके करते हैं, जल्दी एक स्विच होती है जिससे कि हम स्विच में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हैं। तो अब ये हमारा जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज है, एक तरफ हमारा पॉजिटिव है, एक तरफ हमारा नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज था, देखिए हमने ये स्विच लगाया है, अभी तक हमने स्विच को क्लोज नहीं किया, यानी सर्किट हमारा अभी क्या है, क्लोज नहीं, सर्किट यानी हमारा अभी ऑन नहीं किया गया है। अब बैटरी का काम खत्म हुआ, बैटरी का काम सिर्फ था कैपेसिटर को चार्ज करना, जिसने बैटरी को कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया है। जब चार्ज कर दिया है तो उस वक्त सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, यानी आई देखिए मैंने यहाँ लगाया है, आई हमारी कितनी है, 0, यानी कोई करंट फ्लो ही रही है, नो करंट, इसमें जो है नो करंट इज फ्लो, नो करंट इसमें दिखाया गया है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। और अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। जब हम इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो जानते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है यानी एक तरह से उसमें चेंज हो रहा है। अब कैपेसिटर में क्या आ रहा है, उसके चार्ज में चेंज हो रहा है, यानी डिस्चार्ज होना चाहता है, चेंज होना चाहता है। अब उसके लिए जिससे की वजह से करंट फ्लो हो रही है इंडक्टर में, तो इंडक्टर का काम होता है किसी भी चेंज होने का विरोध करना, अपोज करना, यानी इट ऑफर्स एन अपोजिशन फॉर एनी सडन चेंज, किसी में भी चेंज होने का ये क्या करता है, विरोध करता है। तो उस अपोजिशन में क्या करता है, ये एक पोटेंशियल डेवलप करता है जिसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, यानी पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करंट फ्लो करके जा रही है। तो इसके जो अपोज करता है चेंज होने का, तो क्या होता है, करंट ऑल ऑफ सडन जो है मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती है, धीरे धीरे करंट होती है। यानी जैसा कि हमने देखा था पहले जो अपने कैपेसिटर को जो आपस में शॉर्ट किया था, तो ऑल ऑफ सडन जो थी करंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, करंट बहुत ज़्यादा हो गई थी और फुल्ली जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद करंट का फ्लो होना बंद हो गया है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑल ऑफ सडन नहीं करंट जीरो होती है, ऑल ऑफ सडन डिस्चार्ज नहीं होता, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर क्या होता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और स्लोली और ग्रेजुअली एक करंट फ्लो होती है। इस करंट के फ्लो होने से इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखकर मैंने देखा है, जैसे करंट फ्लो हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट अब फ्लो हो रही है। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड, इसने क्या किया कि एक ईएमएफ डेवलप किया जिसकी पोलैरिटी जो है इस करंट फ्लो होने का जो है ये अपोज करती है, इस करंट फ्लो होने का अपोज करती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कह तो रहा है कि इस इंडक्टर जो है अब इसको धीरे धीरे करंट को फ्लो होने दे रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ देर मीन्स फ्यू मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, ये नहीं कि कुछ घंटे कुछ देर में, ऐसा नहीं होता है, कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की बात होती है। फिर कुछ सेकेंड्स के बाद जो होता है, कैपेसिटर जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, जब फुल्ली डिस्चार्ज होता है तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाती है। जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो करंट अपने पीक पर आ गई, करंट क्या हुई, अपने पीक पर आ गई और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ गई, यानी उसका स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। चलिए ठीक है, अब करंट जो है फ्लो होकर के, अब जो है ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो अब देखिए ये डिस्चार्ज हो गया है, यानी इसमें जो एनर्जी स्टोर थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर थी, अब सारी एनर्जी किस में आ गई है, इंडक्टर में आ गई है, बिकॉज ऑफ करंट। तो अब ये जो करंट है फिर चाहेगी कि हम क्या करें, करंट ये फिर जो करंट क्या करे, कोशिश करेगी इसको कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब जो कैपेसिटर चार्ज होगा उसकी पोलैरिटी जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए पहले यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर कुछ डिस्चार्ज हुआ, चार्ज कम हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गई, यहाँ पर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और करंट पीक पे आ गई। अब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन जो है देखिए अपोजिट हो गई है,
क्योंकि करंट जो अभी जो चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, जो ये चार्ज हो रहा है ये अपोजिट पोलरिटी के साथ चार्ज हो, क्योंकि इसमें करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यानी अब देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है, और करंट जो है फिर धीरे धीरे बहना शुरू हो रही है। स्लोली करंट जो है फ्लो होना शुरू हो रही है। और ये इंडक्टर को भी, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। फिर जो है फ्लो होते होते क्या हुआ, करंट जो है पीक पे जब पहुंच गई, जब करंट पीक पे पहुंच गई, जब हमारी जो करंट जो थी पीक पे पहुंच गई तो चार्ज हो गई, फिर करंट हमारा जो है यहाँ फ्लो होना शुरू हुई, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हुई, थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है, थोड़ा सा कम होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर देखिए सारी की सारा इधर जो करंट इधर जा रही, जो सारी की सारी जो करंट इधर जा रही थी, इसने क्या किया है, अब करंट यहाँ पर जीरो हो गई है और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। यहाँ देखिए कैपेसिटर जो है हमारा फुल चार्ज हो गया है, और जो इंडक्टर है इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह गई है। तो देखा आपने कि ये जो है इसमें कैपेसिटर जो पहले फुल चार्ज था, हमने इसको जो है सर्किट के साथ, इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो धीरे धीरे डिस्चार्ज शुरू होना हुआ, करंट फ्लो हुई, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनी। और इस मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या हुआ कि जो है थोड़ा सा ये इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। अब क्या हुआ, करंट अपने पीक पे पहुंच गई है और चार्ज इस पर ज़ीरो हो गया, यानी इस पर हमारा जो चार्ज हो गया है ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, कोई चार्ज ही इस पर नहीं रह गया है। अब फिर क्या हुआ, जब ये चार्ज ज़ीरो हो गया है और सारी फील्ड जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी अब मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो थी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो अब ये जो जब ये फुल डिस्चार्ज हो गया है और सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में आ गई है तो पीक पर एक पीक करंट फ्लो होगी, जिससे कि डिस्चार्ज हो जाएगी। अब धीरे धीरे फिर चार्ज होना शुरू हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट की वजह से क्या हो रहा है, ये फिर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, यानी कंडेंसर जो आपका है फिर से चार्ज हो रहा है, लेकिन अब जो है रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, यानी उसकी पोलैरिटी क्या हुई है, चेंज हो गई है। तो अब देखिए क्या हुआ है, अब जब हमारा कंडेंसर फुल चार्ज हो गया है तो करंट फ्लो होना ज़ीरो हो गई है, यानी सारी की सारी फील्ड जो थी अब किस में आ गई है, ये हमारी कैपेसिटर में आ गई है। ठीक है, ये हमारी आ गई है। अब इसके आगे भी देखिए सिर्फ उन्होंने एक साइकिल को दिखाया है, ये तो आधा साइकिल को दिखाया है, यानी फुल्ली चार्ज, थोड़ा सा डिस्चार्ज हुई, फुल्ली डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज होना शुरू हुई अपोजिट पोलैरिटी में, और यहाँ पे फुल चार्ज हुई और अपोजिट पोलैरिटी में हुई। इसके बाद यहीं पे नहीं रुकता है, ये बात यहीं पे नहीं रुकती है, इसके बाद फिर और भी होता है कि जो सर्किट आपका है ये जो है जो चार्ज था, अब चार्ज अब इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होना शुरू होगी। जब करंट फ्लो होना शुरू होगी तो इस पर जो चार्ज था थोड़ा कम होगा, यानी डिस्चार्ज हो रहा है, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी क्या होगी, ये बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू होगी। तो इस तरह से देखा आपने। अच्छा, फिर इस तरह से क्या होगा कि ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो सर्किट हमारा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, यानी इसकी चार्ज हमारा ज़ीरो हो गया है और करंट हमारी पहुंच गई है I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और इसमें जो करंट थी हमारी I0 थी। तो जब ये फुल चार्ज हो गया तो इस पर पूरी फील्ड जो थी, यानी ये इसकी जो एनर्जी थी इसमें ट्रांसफर होकर के आ गई है मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है ये। तो ठीक है, फिर यही फिनोमेना कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि पहले जैसी सिचुएशन नहीं आ जाएगी, फिर प्रोसेस शुरू होगा, यानी कंटिन्यूसली जो होगी चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी, ये तब तक चलती, मतलब कंटिन्यूसली ये चलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ना तो हमारा प्रैक्टिकल वे में ऐसा होता नहीं कि हमेशा सस्टेनेबल ऑसिलेशन होगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर में भी, कैपेसिटर में भी होता है, इसलिए एनर्जी का या चार्ज का, करंट का, चार्ज का कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पहले इसमें क्या हुआ था। देखा आपने पहले यहाँ पे, इस बार इसको मैं देख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब हमारा कैपेसिटर चार्ज था, फुल्ली चार्ज था और इससे कनेक्टेड नहीं था, तो करंट इसमें ज़ीरो थी, इसकी जो सारी एनर्जी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, जिसकी वैल्यू होती है ½ Q0² ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर Q2/C है। तो ठीक है, इतना हो गई है। अब हमने क्या किया है, इसको सर्किट को हमने क्या किया है, क्लोज कर दिया है। जब
क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्ज होने की वजह से क्या है कि करंट जब फ्लो हो रही है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट रही है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे चार्ज भी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज Q नॉट था, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे करंट जीरो थी, यहाँ पे कुछ करंट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जी होगी, यानी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, हाफ Q² देखिए मैंने Q नॉट Q से ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, प्लस हाफ LI², यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। अब यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है और करंट अपने पीक पर पहुँच गई है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारी फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी ये हो गई है ज़ीरो, और जो मैग्नेटिक एनर्जी थी ये हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी थी यू भी ये हो गई है हाफ LI² हो गई है। ये सॉरी ये हमारी यू है और ये हमारी है ये यू बी है। ठीक, आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो है और मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, फुल पे है, अपनी पीक पे आ गई, यानी जो भी एनर्जी थी इसमें ट्रांसफर होकर के आ गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर फिर है, यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो, देखिए करंट पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे आ रही है, अब जो है ऐसे आ रही, ऐसे मतलब पहले करंट हमारी इस तरह से थी, अब हमारी करंट पहले जो थी ऐसे थी, अब जो है ये पहले करंट हमारी इस डायरेक्शन में थी, अब हमारी यह है इस डायरेक्शन में करंट हमारी जो है। तो यहाँ पर भी हमारी तो ये कुछ कैपेसिटर पे कुछ चार्ज भी है और इंडक्टर में भी कुछ करंट फ्लो हो रही है, यानी पार्शियल हुआ है। तो इसमें भी क्या होगी, कुछ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी हाफ Q² एंड यू बी जो होगी हाफ LI²। देखिए यहाँ पर कहीं पे Q है, कहीं पे Q नॉट है, इस तरह कहीं पे I नॉट है, कहीं पर I है, यानी इसमें दोनों तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। यहाँ पे कंडक्टर हमारा कैपेसिटर क्या हुआ है, फुल चार्ज हो गया है। फुल चार्ज होने से क्या हुआ है, इस पर पूरी की पूरी एनर्जी फिर इस पर आ गई है, यानी जो UE है, UE हमारी इसमें है, ये है हाफ Q²/C, और ये जो UB है ये हमारी क्या है, ज़ीरो है। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने सिर्फ बनाया है आपको हाफ साइकिल के लिए बनाया है, लेकिन पूरे साइकिल के लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना तब तक चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर प्योर हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है और कोई रेडिएशन से लॉस भी नहीं हो रहा है, तो ये फिनोमेना कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग शुरू होती रहेगी। कहने मतलब ये है कि द एनर्जी ऑसिलेट्स, क्या है, द एनर्जी ऑसिलेट्स, यानी इसमें जो एक तरह से समरीज की हुई है, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड in the capacitor and magnetic field in the inductor देखिए, तो बहुत कुछ है नहीं, से बहुत सिंपल है। कैपेसिटर देखिए, कहानी वहाँ से शुरू होती है जब हमारा जो कंडेंसर था फुल्ली चार्ज था, बैटरी से उसको चार्ज कर दिया गया है, अब बैटरी को हटा दिया, बैटरी कोई काम नहीं रह गया है। अब जो सारी की सारी एनर्जी थी, जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया था किसको, कैपेसिटर को, ये थी हाफ Q²/C थी, ये थी। फिर जब हमने उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो धीरे धीरे इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। लेकिन इंडक्टर क्या होता है, किसी भी चेंज होने का विरोध करता है, अपोज करता है। तो करंट को सडनली जो है नहीं इंक्रीज होने देता है, बल्कि कहता है क्या, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे करंट फ्लो होने देता है। और धीरे धीरे करंट फ्लो होने से क्या होता है कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, और जो डिस्चार्ज होने के बाद जो इसकी एनर्जी कुछ इसमें ट्रांसफर होती है इंडक्टर में। यहाँ देखिए एनर्जी दोनों में आ गई है,
यहाँ पे फुल डिस्चार्ज हो गया है करंट का। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, जब कैपेसिटर हमारा यानी दोनों प्लेट पे बराबर बराबर चार्ज और अपोजिट चार्ज होता है तो फुल्ली चार्ज हो जाता है, उस वक्त सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। इसको जो है थोड़ा सा नोट किए रहेगा कि व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज देयर इज नो करंट इन द सर्किट। जब डिस्चार्ज होगा, चाहे रेजिस्टेंस के थ्रू कराइए, चाहे इंडक्टेंस के थ्रू कराइए, तो हम यहाँ पर इंडक्टेंस के थ्रू करा रहे हैं। तो इंडक्टेंस का जो होता है, चूँकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए किसी भी चेंज का विरोध करता है। वो प्रोसेस को सडन नहीं चेंज होने देता, बल्कि क्या करता है, धीरे धीरे चेंज होता है। और एक बात और है, जब जैसे करंट क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे करंट जो है, जैसे देखिए यहाँ पे करंट 0 थी, अब करंट हमारी बढ़ रही है, यानी करंट हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे देखिए करंट हमारी इंक्रीज कर रही है और चार्ज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये नोट करने वाली बात है। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमारा करंट कितनी थी, 0 थी। करंट हमारी कितनी थी, 0, जब हमारा कंडेंसर फुल्ली चार्ज था। तो अब करंट क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है और चार्ज क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे क्या हुई, करंट आकर के बढ़ते बढ़ते पीक पे पहुँच गई है और चार्ज हमारा 0 हो गया है। और कैपेसिटर जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो गया, यानी इसकी पोलैरिटी चार्ज होने की चेंज हो, जो माइनस था वो प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ हुई है। और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी पोलैरिटी चेंज होती है। जैसे देखिए पहले करंट ऐसे थी तो इस तरह से फील्ड बन रहा था, ये एन और एस टाइप का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, इस तरह इसमें भी हो रहा था। अब यहाँ जो फील्ड बनेगी, ये देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। फिर यहाँ पर क्या होगा, जब कंडेंसर धीरे धीरे फ्लो होने के बाद जो है, ये जो करंट हुई है, जब 0 पहुंच गई है करंट, उसके बाद फिर क्या हुआ है, ये हमारा कंडेंसर फुल चार्ज हो गया है। फुल चार्ज होने के बाद फिर इसकी डिस्चार्जिंग शुरू होती है, और कंडेंसर में, इंडक्टर में एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी जो है ऑसिलेट करती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर रिस्पेक्टिवली। देखिए चार्ज भी ऑसिलेट करता है, चार्ज भी ऑसिलेट करता है और करंट भी ऑसिलेट करता है, यानी तीनों करते हैं। यानी एनर्जी भी और ये हमारा चार्ज भी और करंट, ये तीनों ऑसिलेट्स करते हैं। ये तीनों भी ऑसिलेट्स करता है। हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा किताब में पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। बस ये रखिएगा, माइंड में ये बात रखिएगा कि जो इंडक्टर होता है चेंज होने का विरोध करता है। देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही थी, करंट चाह रही थी कि हम 0 से फौरन मैक्सिमम पहुंच जाए। इसने कहा नहीं, धीरे धीरे इसको अपोज किया उसने, लेकिन धीरे धीरे उसने बढ़ने दिया, क्योंकि इसने एक ऐसी पोलैरिटी डेवलप की थी, ईएमएफ ऐसा डेवलप किया था, इसकी पोलैरिटी को जिस तरह थी कि करंट हमारी एक तरह से ऐसे फ्लो होना चाह रही थी, लेकिन इसको सर्किट में दिखाया नहीं जा रहा है, इसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए ऐसे करंट फ्लो धीरे धीरे फ्लो हो रही है, धीरे धीरे फ्लो करके कुछ समय के बाद 0 हो। कुछ समय मीन्स ये नहीं कि कुछ आवर, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, ओनली फ्यू माइक्रो सेकंड या फिर मिली सेकेंड्स होता है। तो ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं। थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड पे आते हैं कि कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज, कैसे चार्ज होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जब कोई चीज़ ऑसिलेट करती है, ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेना है जैसे मैकेनिकल में होता है, जैसे मैकेनिक्स में होता है एक स्प्रिंग मास सिस्टम जैसे होता है। स्प्रिंग और मास सिस्टम मिटा रहा, उसको देख लीजिए, इसको स्प्रिंग मास सिस्टम, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, चाहे जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ये फिर मैं इसको मैं मिटा दूँगा। ये बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम है, ये बिल्कुल जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम होता है। जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे कोई स्प्रिंग थी, इसको यहाँ से एक सीरिंग से हमने यहीं कहीं से हमने क्या किया, इसको लटका कर ये हमारी है, इस पर हमने एक मास लटका दिया है, एक हमने क्या किया है, मास लटका दिया है। ये स्प्रिंग है, इस पर स्प्रिंग का स्ट्रेंथ K है, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इलॉन्गेशन, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ। तो क्या करेगी, अब ये ऑसिलेट करेगी, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी।
कुछ देर बाद उसका ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है एल और सी दोनों क्या है, प्योर हैं, इसलिए एनर्जी का किसी तरह से लॉस नहीं हो रहा है। और ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि रेडिएशन के थ्रू भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, जहाँ कि ऐसा होता नहीं है, रेडिएशन के थ्रू भी लॉस होता है और रेजिस्टेंस इंडक्टर में होता है या कैपेसिटर में होता है, उनके थ्रू भी लॉस होता है। चलिए ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं उसमें क्या होता है ये। उसके बाद फिर तो जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। अब हम देखिए कोई एक सर्किट बना देते हैं, ये एलसी सर्किट बना देते हैं। ये हमारा सी है, ये हमारा एल है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे करंट फ्लो होने वाली करंट हमारी क्या है, ये आई है। मान लीजिए किसी मान लीजिए यही वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, तो इस पे चार्ज क्या है, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, किसी समय क्यू है, ये चार्ज क्यू है, क्यू नॉट नहीं है, मैक्सिमम चार्ज नहीं है कि 0 पाई हो जाए। और करंट जो क्या है, एंड करंट इज आई, एंड चार्ज किसी भी समय चार्ज क्यू है और करंट हमारी क्या है, ये आई है। तो हमने माना था कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था और ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है। अब इसमें हमें क्या कर दीजिए, इसमें हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। चलिए अब देखिए क्या करना है कि मान लीजिए कि एक क्लोज्ड पाथ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्लोज्ड पाथ है, यानी ए बी सी डी इज ए क्लोज्ड पाथ, यानी क्लोज सर्किट है, लूप है, क्लोज्ड पाथ है। इसलिए हमने माना कि करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, यानी ऐसे जा रही है, यानी करंट हमारी ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारी करंट जा रही है। तो इसके लिए क्या कीजिए, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर क्या, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, जो भी कह लीजिए, लूप लॉ या इसको कीजिए। तो हम देखिए ए से बी की तरफ शुरू करते हैं, ए से बी आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी कंडेंसर पर अगर चार्ज Q है, चार्ज अगर हमारा Q है और उसकी कैपेसिटी C है, C फैरेड है, इस पर वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज यानी VC कितनी हो जाएगी यहाँ पर, Q अपॉन C हो जाएगी, Q अपॉन C हो जाएगी। और जो VL है, यहाँ देखिए VL जो है, ये VL क्या होती है, VL जो होती है, जो VL होती है यानी वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंटर, L डी आई अपॉन डी टी। तो ठीक है, इसी को किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाइए। यहाँ देखिए, यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, Q अपॉन C। फिर ये हम प्लस से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस यानी माइनस होगा, ये माइनस L डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। अब थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट पर भी आ जाएगी कि हमारा जो चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चार्ज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और करंट हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, करंट हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या होगा, यानी जो हमारा जो करंट की डेफिनेशन होती है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन डी क्यू बाई डी टी ये होगा नेगेटिव, क्योंकि चार्ज इज डिक्रीजिंग, चार्ज कम हो रहा है, यानी पहले 25 माइक्रो कूलम था, अब 10 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज कम हो रहा है। तो रेट क्या होगा, ये रेट ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा।
बात समझ है ना, क्योंकि देखिए चार्ज हमारा कम हो रहा है, इसलिए डी क्यू बाई डी टी, जैसा कि डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था आपको, जो डी वाई बाई डी टी होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज भी बताता है। अगर डिक्रीज माइनस में है तो उसको, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे, अगर इंक्रीज में हो रहा है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। चूँकि डिक्रीज है इसलिए हमने क्या किया है, आई इज इक्वल टू इतना किया है, ये कर दिया है। अच्छा, अब डी आई है, अब हमारे देखिए इस इक्वेशन में डी आई बाई डी टी है, तो अब ये जो इक्वेशन है दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी इसको डी आई अपॉन डी टी कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा माइनस इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने निकाला जहाँ पे डी आई बाई डी टी है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी माइनस माइनस एल, यहाँ पे डी आई बाई डी टी है, अब यहाँ देखिए माइनस है, ये क्या है माइनस हमने यहाँ लिख दिया है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि द वोल्टेज सम ऑफ द वोल्टेज द समीशन ऑफ द वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये केवीएल हमने केवीएल इसमें लगा दिया। चलिए ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हुआ Q अपॉन सी माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस करके प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे कर सकते हैं एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक तरह से है उसके जो वाइब्रेशन जो ऑसिलेशन का है, जो एल सी ऑसिलेशन का इक्वेशन है, एल सी ऑसिलेशन का एल सी ऑसिलेशन का जो है इक्वेशन है ये। अच्छा, अब जरा सा आ जाइए जो कुछ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रह गई है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा इसको देखिएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होता है। जब ये फुल्ली चार्ज रहता है कोई करंट नहीं होती है, जब इसको हम सर्किट से साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होती है, जिससे डिस्चार्ज होता है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी आती है। यानी कहने मतलब ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, यहाँ पर जो है दोनों तरह की कुछ एनर्जी उसमें रह गई है डिस्चार्ज होने के बाद। जब फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो ये एनर्जी 0 हो गई है, सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है। अब फिर जो हो रहा है, ये करंट 0 नहीं होने, इंडक्टर करंट 0 नहीं होने दे रहा है, क्या कर रहा है इसको, बिकॉज ऑफ अपोजिशन प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ या इनर्शिया प्रॉपर्टी कह सकते हैं, करंट को दूसरे डायरेक्शन में जो है ये सेंड करता है ये। तो यहाँ पर देखा आपने, करंट दूसरे डायरेक्शन में आ गई है, यानी पोलरिटी चार्ज होने की पोलरिटी क्या हुई है, चेंज हो गई। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा बुक में पढ़िएगा फिर और क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें कुछ पहले से फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये सब पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो ये इक्वेशन बना है, अब ज़रा देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जो मोशन है कुछ है उस तरह की मोशन से मिलती जुलती है, जैसा जो होता है स्प्रिंग और मास सिस्टम जो होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। एक यहाँ पर जैसे था, ये मास है, इस पर हमने एक स्प्रिंग लगाया है, और ये जो हमारा है ये, इसको इस तरह बल्कि मत बना, बल्कि उसको इस तरह से कीजिए, इसको इस तरह से बनाइए, इसमें ए प्लस जी भी हो जाएगा, इस तरह से कीजिए, इसमें सिर्फ ए रहेगा, इसको दे दिया एक्सेलरेशन ए दे दीजिए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो इसका जो इक्वेशन बन करके आया था आपने देखा था, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको कैसे भी कर सकते थे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या इसी को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, वर ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट क्या हमारी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह का सिस्टम हमारा था ये।
तो देखिए अब इसको देखिए, ये दोनों, अच्छा इसको थोड़ा सा ओके इस तरह से कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/L इंटू सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में काफ़ी मिलता जुलता है। यानी ये मैकेनिकल सिस्टम में जो था, जो मास स्प्रिंग सिस्टम का था, ये भी ऑसिलेशन करता था, ये भी ऑसिलेट करता था, ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 ये भी ऑसिलेट करता था। इस तरह से जिस तरह से एलसी ट्यून्ड सर्किट में, अच्छा एलसी सर्किट को हम जो है टैंक सर्किट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एलसी जो सर्किट होता है, एलसी सर्किट को हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। टैंक, TANK, टैंक सर्किट, इट इज वर्थ टू रिमेंबर। एलसी सर्किट को हम ये टैंक सर्किट भी कहते हैं। चलिए ठीक है, तो दोनों देखा आपने, दोनों इक्वेशन कितना आपस में मिलता जुलता है। तो इससे देखिए आपने ये हो गया, जैसे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1/LC है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, बाकी यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एक्स है। दोनों इक्वेशन बिल्कुल काफ़ी हद तक जो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ जब इसे कंपेयर करेंगे आपको ये पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC या ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से की तरह आ रही है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें रेजोनेंट कंडीशन पाती थी। इसमें जो है ऑसिलेशन का जो इक्वेशन बनता है उसको कंपेयर करने पर आई है। अब इन दोनों को जब कंपेयर किया आपने, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी अब आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारी कितनी होती है एलसी सर्किट में। एल और सी पर डिपेंड कर, जैसा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, फार्मूला उस तरह से मिलता, फार्मूला उसी तरह का है, उन्हीं सब वैल्यू एल और सी पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो अलग चीज़ है। रेजोनेंट फिनोमेना अलग है, ऑसिलेशन एलसी ऑसिलेशन का फिनोमेना अलग है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। ये सब आपने चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। दोनों को जब कंपेयर किया तो आपके रिलेशन आया है। ठीक है, इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ इसको थोड़ा नए सिरे से। अब जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपने जो इक्वेशन आया हमारा इक्वेशन आया है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/LC इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। इसको आपने डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, where omega square is equal to 1/LC or omega is equal to 1/√L into C। omega is equal to 1√C। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या करना है। ये देखिए ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है। ये जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है, और इसको जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर है। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। इसको सॉल्व करने की मेथड जो मैथ के बच्चे हैं उसको बताया जाता है, लेकिन बायो के बच्चों को नहीं बताया जाता है, इसलिए इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है। इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज, ये क्या जनरल सॉल्यूशन इसका है? इसका जनरल सॉल्यूशन ये है Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये होता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारा जनरल इक्वेशन हमारा है, जनरल इक्वेशन है। इसका जनरल यानी इसका जो हल होगा ये है Q इज इक्वल टू Q नॉट, यहाँ पे Q नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज है, जो कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ था, जो कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ था ये था, ये कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू जो कैपेसिटर चार्ज हो गया उसकी वैल्यू है कैपेसिटर की। कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू है ये। अच्छा, अब कुछ कंडीशन के साथ इसको हम देखते हैं, कुछ और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता है, जैसा कि हमने पहले माना था, जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी व्हेन t वाज 0 है, एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू q नॉट, q इज इक्वल टू q नॉट। जब ये कंडीशन लगाएंगे एट t इज इक्वल टू 0, जब हमारा t बराबर 0 है उस वक्त q की वैल्यू क्या थी? q नॉट। देखिए यहाँ पर जो हमने स्विच को नहीं लगाया था, ये स्विच को हमने ओपन रखा था, तो हमारा q की वैल्यू क्या थी? q नॉट थी। तो अब इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे फाई जो है फेज एंगल कहलाता है। फाई जैसे पढ़ते थे एसी में, ये फेज एंगल है। फाई जो है ये फेज एंगल, फेज एंगल है, ये फेज एंगल है। तो चलिए ठीक है, अब उसको आगे देखते हैं क्या होता है। जब हमारा ये कंडीशन आ गई है एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू q नॉट, जब इसको हम रख देंगे इस वैल्यू को, तो ये जो हो जाएगा हमारा q नॉट इज इक्वल टू q नॉट साइन, ये देखिए ओमेगा t 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 है तो ओमेगा t 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस 5 इज इक्वल टू q नॉट साइन फाइव। तो Q नॉट इधर Q नॉट कैसे होगा कि हो जाएगा 1, यानी साइन फाइव जो हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा कितना? 1। इट मीन्स फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का फेज आएगा, यानी फेज की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री पर आ रही है। तो अब जो इक्वेशन बन के आएगा हमारा, देखिए अब ये जो हमारा इक्वेशन था, यानी ये जो हमारा इक्वेशन था, ये जो हमारा इक्वेशन था Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि 590 डिग्री है जिसको आपने देखा था इस कंडीशन पर एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू q नॉट। तो इसको आप देख सकते हैं कि q इज इक्वल टू q नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी, 90 प्लस ओमेगा टी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन किसका है? ये चार्ज का है, ये इक्वेशन है चार्ज। यानी ये भी एक बताता है कि ये जो चार्ज जो है साइनसॉइडली ऑसिलेट करता है, यानी ये बताता है, यानी जो हमारा Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी है, यानी चार्ज ऑसिलेट साइनोसाइडली, यानी चार्ज ऑसिलेट करता है। ये भी बताता है ये चार्ज ऑसिलेट्स साइनोसाइडली, चार्ज साइनोसाइडली वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज हो गई है, क्योंकि चार्ज भी था करंट भी था, क्योंकि इसमें चार्ज भी था और क्या था? ये करंट भी था। तो करंट का इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ करंट का इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट देखते हैं करंट की क्या होता है ये। अच्छा, अब करंट जानते हैं कि I इज इक्वल टू जो होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इन दिस केस, इन प्रेजेंट केस,
present case I will be equal to minus dt by dt because charge is decreasing and current is increasing. चार्ज हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो हमारा I होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी. अब इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको क्या कीजिए, हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे. यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन डाल दीजिए इसको, यानी डी अपॉन डी टी इंटू क्यू नॉट कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी. ठीक है. अब ये कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन चेन रूल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन टी नहीं, साइन ओमेगा टी, चेन रूल लगाना पड़ेगा. यानी माइनस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू टी क्यू नॉट भी होगा. तो हम क्यू नॉट को हम बाहर ले रहे हैं, माइनस क्यू नॉट को हम बाहर ले लें, क्यू नॉट ये हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. चेन रूल लगाने पर आया है, चेन रूल लगाता आया, यानी इसको ये माइनस माइनस दोनों मिलकर के हो गया प्लस, यानी अब ये जो हो गया है प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट ओमेगा भी है, ओमेगा की इधर ले आई, मल्टीप्लाई कर दिए इसे, फिर ये हो गया साइन ओमेगा टी. ये हमारा हो गया साइन ओमेगा टी हो गया. तो अब जो हमारी करंट आई है, ये हमारी आई है क्यू नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है, करंट है. और साइन ओमेगा करंट, एक चूँकि करंट है इसलिए जो है क्यू नॉट इंटू ओमेगा विल बी करंट, ये भी हमारी क्या होगी, करंट होगी. और ये कैसी करंट होगी, ये मैक्सिमम करंट होगी. ये कैसी करंट होगी, ये मैक्सिमम करंट होगी. यानी कहने मतलब यह है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. यानी अब करंट भी है, यहाँ पर आई नॉट है, यह है ओमेगा इंटू क्यू नॉट, आई इंटू क्यू नॉट. इसको देख सकते हैं कि करंट है, करंट भी है, ये आई इक्वल टू आई नॉट करंट भी है इसको, क्योंकि ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या है, वह ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी. इसको आप करके देख भी सकते हैं. तो जो चार्ज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है क्यू नॉट ओमेगा इंटू क्यू नॉट है. तो देखा आपने करंट का इक्वेशन भी कैसा आया, साइनोसॉइडल आया है. करंट का इक्वेशन भी कैसा आया है, ये साइनोसॉइडल आया है. यानी करंट आल्सो oscillates sinusoidally. करंट भी साइनोसॉइडली जो है ये क्या करती है, ये ऑसिलेट करती है. तो ठीक है, तो इसको जो है अब जो है थोड़ा सा इक्वेशन को दोनों एक साथ लिख देते हैं हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. कुछ नहीं, बस आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडा क्लियर होगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो बस जल्दी से मैं इसको यानी आपने देखा कि जो हमारा जो चार्ज का जो इक्वेशन आया था, ये था क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्यू नॉट एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L C, जो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द LC सर्किट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द LC सर्किट है. चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्राफ से देख लेते हैं. जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ साइन या कॉस के फॉर्म में आता था, ऐसे इसका भी आएगा ये. तो चलिए इसको देखते हैं, ग्राफ थोड़ा सा देख लें इसको हम.
जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ऑसिलेट कर रहा है। ये चलिए ये हमारा है, ये हमारा टाइम है, इधर हमारा चार्ज है, इधर हमारा क्या है, ये चार्ज है क्यू। तो देखिए चार्ज पहले क्यू है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए टाइम 0 है। जब टाइम हमारा 0 है तो cos ओमेगा टी 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है या 1 होती है। अगर ही माइनस होगा तो ग्राफ, तो इसलिए हम ग्राफ कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू शुरू करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करेंगे हम। ये देखिए ये हमारा था चार्ज, जो हमारा था ये देखिए ये हमारा था ये चार्ज, यानी ये चार्ज हमारा है, ये हमारा जो चार्ज है ये हमारा है क्यू नॉट है। क्या है ये, क्यू नॉट है, ये हमारे चार्ज की वैल्यू है। एंड देखिए ग्राफ इसका साइनसोइडल है, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में होता है। अगर ये टाइम हमको मान लेते हैं ये t/4 और ये t/2 और ये जो है 3t/4 और ये t, ये क्या हमारा है, ये t, यानी एक साइकिल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये चार्ज का इक्वेशन है, यानी ये हमारा किसका इक्वेशन है, ये चार्ज का इक्वेशन है। देखिए ऑसिलेट कर रहा है, साइड चेंज हो रहा है, कभी मैक्सिमम, कभी 0, कभी नेगेटिव, कभी फिर 0, फिर कभी मैक्सिमम, फिर कभी पॉजिटिव, फिर कभी नेगेटिव, यानी चार्ज ऑसिलेट करता रहता है। अच्छा अगर हम करंट का ड्रा करें तो I = I0 sin ओमेगा टी। जब ओमेगा टी 0 है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी करंट हमारी क्या होगी, 0 होगी। यानी जो हमारा ये जो वैल्यू थी, जब हमारा चार्ज मैक्सिमम है तो हमारी करंट क्या होगी, ये देखिए ये हमारी क्या है, ये करंट है, ये आई है, ये करंट हमारी क्या है, ये आई है। जब हमारा करंट चार्ज मैक्सिमम है तो करंट क्या हमारा है, ये 0 है। और जब हमारा चार्ज 0 है, जब हमारा चार्ज 0 है तो करंट क्या है, ये मैक्सिमम है। फिर वही आगे, फिर वही कहानी आ गई है। इसी तरह से फिर जो हो जाएगा, ये जब ये 0 है तो ये हो जाएगी ये मैक्सिमम, फिर ये हो जाएगी 0 और ये इस तरह से हमारा करंट वेट, यानी दोनों का वेरिएशन दिखाया गया है। ये हमारा करंट है, ये हमारा चार्ज का वेरिएशन है। और एनर्जी जो होगी, यानी जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी होगी। और इंडक्टर में जो होगी यानी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन सी इज इक्वल टू दिस, और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन एल, ये हो जाएगी हाफ L/I0 स्क्वायर। या दोनों का सम अगर लिया जाए, दोनों का सम लिया जाए तो कहीं कहीं कुछ होगा, यानी अगर इसको हम मान लेते हैं यूई नॉट और इसको मान लेते हैं UV नॉट, तो इस तरह से हमारा इसका वेरिएशन होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, काफ़ी हो गया है। अब LC ऑसिलेशन में इससे और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आपने देखा कि चार्ज भी ऑसिलेट करता है, करंट भी ऑसिलेट करती है, और मेन जो है एनर्जी ऑसिलेट करती है, यानी एनर्जी ऑसिलेट इन द एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इन LC ऑसिलेशन में क्या होता है, LC ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो है ये एनर्जी कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती रहती है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं चलता बेटा, क्योंकि देखिए कोई चीज़ प्योर होती नहीं है। L और C भी नहीं प्योर होते हैं, L और C भी नहीं प्योर होते हैं। इसलिए क्या होता है, जो करंट और चार्ज में जो डिके होता है ना, तो इस तरह से होता है। जैसे ये था, सपोज कर लीजिए हमारा ये चार्ज है, क्या हमारा ये चार्ज है, और ये हमारा क्या है, ये टाइम है। तो क्या होता है, कुछ देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट
क्योंकि रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है इंडक्टर में, प्रैक्टिकली होता है। और कुछ रेडिएशन की वजह से भी लॉस होता है। यानी 2-3 तरह के लॉस होते हैं। एक तो होता है रेडिएशन की वजह से लॉस होता है, एक रेजिस्टेंस लॉस इन एनर्जी। तो ग्राफ इस तरह से ना बन करके बल्कि क्या बनता है, डैम्पिंग उसमें बनता है, यानी ये बनता है कुछ ऐसे। अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ये आखिर में 0 बन जाता है। एक्चुअल में ग्राफ, एक्चुअल ये होता है, एक्चुअल ग्राफ, एक्चुअल ये क्यू का वेरिएशन। ऐसे ही करंट भी होती है, करंट भी इस तरह करंट वैसे नहीं फ्लो होती, करंट भी ऐसे ही करती है, करंट भी ऐसे होते होते ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए करंट भी ऐसे जाती है। चार्ज था ये हमारा ये करंट है, चार्ज भी ऐसी जाती है। इसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्योंकि कोई ना तो इंडक्टर प्योर है ना कैपेसिटर प्योर है, तो एनर्जी का जो लॉस हो सकता है, भी कभी एक बार पूछा भी है एनर्जी का लॉस कैसे होता है। क्योंकि एल में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, सी में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। और कुछ लॉस हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में भी लॉस होता रहता है। तो इस तरह से ये ग्राफ, ये थ्योरेटिकल है, ये ग्राफ जो हमारा है थ्योरेटिकल है, कल है। और ये हमारा ग्राफ क्या है, ये प्रैक्टिकल, एक्चुअल में ग्राफ है। प्रैक्टिकल यानी ये प्रैक्टिकल फॉर्म, एक्चुअल या प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि एनर्जी कुछ ना कुछ घटते यानी एनर्जी जो भी है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पहले कहाँ से आई थी, कैपेसिटर से आई थी। फिर बाद में वही एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर की जब वही ऑसिलेट करने लगी, जब हमने बैटरी को हटा लिया है। तो एक्चुअल में तो थियोरेटिकली तो ये होता है आइडियल कंडीशन में, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में ग्राफ हमेशा डन यानी कम, यानी ग्राफ देखें एम्पलीट्यूड इसमें क्या हुआ, कम होता चला गया है और आखिर में क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, बहुत हो गया है। इतना आप जरूर LC पढ़ लीजिएगा। LC सर्किट को टैंक सर्किट भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू।